पृथ्वी के बारे में, तो हमारी पृथ्वी पे कुल मिलाकर के 3/4 हिस्सा जल का है, यानी कि लगभग 75% के आसपास हिस्सा जलीय है और 25% के आसपास का जो हिस्सा है वह स्थलीय है, यानी कि उस पर हमारे स्थल है। इन्हीं के संदर्भ में हम लोग यह जो हिस्सा है जल का और जो हमारा हिस्सा है स्थल का, इसी को हम डिवाइड करते हैं ओशियन और कॉन्टिनेंट में, यानी कि इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं महाद्वीप और महासागर में। हमारे पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप है। वह 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला हमारा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हमारा हो गया उत्तर अमेरिका, चौथा हमारा दक्षिण अमेरिका, पांचवा हमारा हो गया अंटार्कटिका, छठा हमारा हो गया यूरोप और सातवां हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार से 5 महासागर हैं। कौन कौन से हमें? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, दूसरा हमारा है अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, तीसरा हमारा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, चौथा हमारा है दक्षिण महासागर यानी कि सदर्न ओशियन और पांचवा हमारा है आर्कटिक महासागर। पांचवा हमारा है आर्कटिक ओशियन। दक्षिण महासागर को कभी कभी अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होगा वह दक्षिण महासागर ही होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी इसको गलत मत करिएगा। अब हम लोग चलते हैं मैप पर और मैप के जरिए ये सारी लोकेशन देखते हैं। देखिए, जब शुरू में हमारे इन कॉन्टिनेंट को बांटा गया था तो उस समय केवल 3 कॉन्टिनेंट होते थे, 4 होते थे। पहला तो हमारा ये पूरा हो गया अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हमारा हो गया अफ्रीका यूरो एशिया, यानी कि यूरो एशिया और अफ्रीका, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका ये आपस में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारा था अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बाद में इसको अच्छे से डिवाइड किया गया, इसका बंटवारा किया गया। किस प्रकार से? ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यह हमारा एशिया है, यहाँ पर हमारी है बाउंड्री एशिया और यूरोप की। उसके बाद में अगला जो हमारा महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप, फिर इसके ठीक नीचे आपको दिखेगा अफ्रीका। फिर हम लोग पश्चिम की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा ऊपर है उत्तर अमेरिका और इसके ठीक नीचे है दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा ये हमारा हो गया अंटार्कटिका और हमारा आखिरी हो गया ओशिनिया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ओशिनिया कैसे आ गया, यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर हमारा है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी के पास का जो थोड़ा सा रीजन है इसको मिला करके एक कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा होगा, लेकिन ओशिनिया की बात करेंगे तो इन रीजन को भी ओशिनिया में ही शामिल किया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं ओशिनिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। अगर हम बात करें इनके एरिया के हिसाब से कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है वह है एशिया, दूसरा हमारा है अफ्रीका, तीसरा हमारा है उत्तर अमेरिका, चौथा हमारा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा हमारा है अंटार्कटिका, छठा हमारा है यूरोप और सातवां हमारा है ऑस्ट्रेलिया। एक बार पुनः आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, रट्टा मारो जिंदाबाद। तो इसको रट लीजिएगा आप लोग, एशिया, दूसरा हमारा अफ्रीका, तीसरा हमारा उत्तर अमेरिका, चौथा हमारा दक्षिण अमेरिका, पांचवा हमारा अंटार्कटिका, छठा हमारा यूरोप और सबसे छोटा हमारा है ऑस्ट्रेलिया। अब ये आप सारे याद रखिएगा, अगर आपको मैप क्लियर है तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। तो ये हमने महाद्वीप के बारे में जाना। महाद्वीप के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महासागरों के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि प्रशांत महासागर आपको इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, ये क्या माजरा है भैया? तो माजरा ये है कि जो हमारा मानचित्र होता है उसका नाम ही है मानचित्र, यानी कि माना हुआ चित्र। इसको हमने माना है, एग्जैक्ट जो पृथ्वी पर सारे प्लेसेज है उनकी लोकेशन इसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है, जियोइड शेप में है, अंडाकार है। तो इसीलिए जब अपने मैप को हम उठा करके फोल्ड कर देंगे तो यहाँ का प्रशांत महासागर और यहाँ का प्रशांत सागर आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक हो जाएंगे। इसीलिए प्रशांत महासागर आपको मैप में पश्चिम में भी मिलता है और ये पूरब में भी मिलता है। प्रशांत महासागर के बाद में अगला जो हमारा महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर और एरिया के दृष्टिकोण से यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर, जिसे हम लोग पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है शांति। अगर हम अन्य महासागरों की तुलना करें तो जब इसका यह नाम पड़ा था तो उस समय इसमें काफी शांति होती थी, काफी ज्यादा बड़ा होने के कारण इसके बीच के क्षेत्र में काफी ज्यादा उथल पुथल नहीं होती थी, इसीलिए इसका नाम प्रशांत महासागर रखा गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे हम लोग इसकी शांति के बारे में जानेंगे। तो दूसरा हमारा हो गया अटलांटिक महासागर, जो कि हमारे यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है। अगला जो हमारा महासागर है तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं हिंद महासागर, एरिया के दृष्टिकोण से यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह हमारा इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इसके बीच में पूरा फैला हुआ है। चौथा महासागर हमारा है आर्कटिक महासागर। चौथा हमारा महासागर है आर्कटिक महासागर, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव के आसपास है और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो यहाँ का जलीय भाग है वह बर्फ से जमा रहता है। हालांकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय उष्मन के कारण यहाँ की जो बर्फ है पिघल रही है और यह दुनिया में एक कंसर्न का विषय है। और आपने सुना होगा कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें से अमेरिका बाहर हो गया है, तो उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ने के लिए दुनिया के सामने और सारी चुनौतियां हो जाएंगी। और हमारा आखिरी महासागर है जिसका नाम है दक्षिण महासागर। आखिरी हमारा महासागर है दक्षिण महासागर और यह एरिया के हिसाब से भी सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा महासागर है दक्षिण महासागर। आइए हम कुछ देशों के बारे में भी जान लेते हैं कि एरिया के दृष्टिकोण से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो अगर हम लोग सबसे बड़े देश की बात करें तो ये हमारा हुआ रसिया, जो कि यहाँ पर स्थित है एशिया में।
रसिया के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा देश है उसका नाम है कनाडा, जो कि कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। फिर आप लोग तीसरे नंबर के लिए फिर इंडिया में यहाँ पर आ जाइए, एशिया में। इसके ठीक नीचे है चाइना, हालांकि बीच में मंगोलिया भी है। तो पहले पे हो गया रसिया, दूसरे पे हो गया कनाडा, तीसरे पे हो गया हमारा चाइना, और चौथे पे हमारा हुआ यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। पांचवें पे हमारा है ब्राजील, जो कि यहाँ पर स्थित है दक्षिण अमेरिका में। छठे पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है, यानी कि दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक ही देश है। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे है हमारा भारत, यानी कि भारत एरिया के दृष्टिकोण से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद में। और जाहिर सी बात है कि हम इंडियन हैं ही ऐसे जो एक काम ढंग से कर पाए, वह कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। आज हमारे पास में 65% युवा आबादी है, और अगर हम लोग चाहें तो इसका बेहतर ढंग से यूज करके विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैपिंग के जो वीडियो होंगे वो इसी प्रकार से छोटे छोटे होंगे, जिससे आपको देखने में आसानी हो, और इसके साथ ही साथ समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं, तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी का जो भूभाग होता है उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए महाद्वीप के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाद्वीप के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर दिया गया है महाद्वीप के प्रकार। क्या बोला गया, महाद्वीप के प्रकार। यहाँ पर आप देखिए, आपको नीचे दिए हैं महाद्वीप निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से होते हैं महाद्वीप, यहाँ पर आपको मैं ये बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक मैं देने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीप निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप आपका होता है। सेकंड आता है यूरोप महाद्वीप, थर्ड आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तो उसके बाद आपका फोर्थ आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 आपको दिए गए हैं महाद्वीप। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ नोट कर दिया पीडीएफ में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सभी महाद्वीप का, क्या बोला गया आपको, कि सभी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया कि जितने भी आपके महाद्वीप होते हैं वो सभी के सभी 2 गोलार्ध के रूप में विभक्त होते हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि गोलार्ध कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी मैं आपको बिल्कुल आंसर के साथ अच्छे सेटिस्फाइड कराऊंगा कि गोलार्ध किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, गोलार्ध आपको दिया गया है, यहाँ पर डिफिनीशन मैंने तैयार किया है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के ऐसे 2 हिस्से हैं। क्या हैं, ऐसे 2 हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बराबर विभक्त किए जाते हैं। आपको बताया गया है कि गोलार्ध जो है वो पृथ्वी के मानचित्र में ऐसे 2 हिस्से होते हैं जो कि भूमध्य रेखा के द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बराबर भाग में विभक्त किया जाता है। इसको जरा आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र तैयार किया है और उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी इस तरीके से होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीच से ये जो लाइन गई है, ठीक है, बीच से ये जो लाइन गई है, ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा। क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा के जो आपका ऊपरी भाग होता है, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर का भाग। ठीक है, ये जो आपका ऊपरी भाग है इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहेंगे, नॉर्थ एरिया होता है ये, तो उत्तरी गोलार्ध इसको बोला जाता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो आपका नीचे का हिस्सा है ये पूरा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका नीचे का पूरा हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है इसको साउथ, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध इसको बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपकी भूमध्य रेखा बीच से जाती है, और यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग होता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग आपका होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो ऊपर आपके देश, जो ऊपर आपके महाद्वीप आएंगे वो आपके हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप, और जो आपके नीचे महाद्वीप आएंगे वो हो जाएंगे आपके दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको मैंने कुछ बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन महाद्वीप आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप मैंने लिखे हैं, एशिया आता है, यूरोप आता है और उत्तरी अमेरिका आता है। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब बात आती है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप की। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप ये आते हैं आपके दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपके 2 यहाँ से जो महाद्वीप हैं वो गायब हैं। कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका और आपका एक गायब है अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपके 2 ऐसे गोलार्ध में स्थित हैं जो कि दोनों गोलार्धों में। ठीक है, आपके ऐसे महाद्वीप हैं ये दोनों जो कि दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका कहाँ स्थित है। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों गोलार्धों में स्थित है, मतलब जो भूमध्य रेखा आपकी जाती है उसके जस्ट बीच में स्थित है, मतलब आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इनको इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपसे मैंने कहा था लास्ट में बताने के लिए, वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। ठीक है, आपको पूरा मैं यहाँ पर डाटा बता दूंगा कि यहाँ पर आपका जो महाद्वीप है उसका एरिया कितना है और किस नंबर पे आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम पर्पस से, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर बोला गया है एशिया। ठीक है, एशिया आता है फर्स्ट नंबर में। आपका कौन आता है, एशिया आता है आपका फर्स्ट नंबर में, क्योंकि एशिया का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। कितना है, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल इसका है कितना, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 4,45,80,000 और वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे
समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड नंबर में जिसकी बात आती है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो भी काफी बड़ा महाद्वीप है और विश्व का दूसरा महाद्वीप है किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इसका जो बायोडाटा है वो पूरा लिखा हुआ है कि इसका एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर इसका बायोडाटा है, मतलब एरिया है कुल टोटल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है आपका उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका की जो कुल टोटल एरिया है वो है आपकी 2,47,10,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात आता है, दक्षिणी अमेरिका जो कि जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बात अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर में आता है आपका अंटार्कटिका, जिसका क्षेत्रफल है आपका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपका आता है यूरोप। यूरोप का जो एरिया है वो है आपका 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 86 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका ये जो सीरीज है महाद्वीप की, ये यहीं पर खत्म मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं इस टॉपिक से, वो मैंने आज आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल भी देखना मिस मत करिए, क्योंकि कल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो मैं देने वाला हूँ, जो कि होने वाला है आपका इंडिया और चीन के बीच में जो 1962 की फाइट हुई थी, वार हुआ था, उसके बारे में पूरा बायोडाटा देने वाला हूँ। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिसको भी इसका टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको मैं दे दूंगा, तो जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए हो वो पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, वहाँ पर लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो पहले जो है एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है आपसे कि सुएज नहर किन सागर को जोड़ता है, किन किन सागरों को जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या होगा, तो डी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। सबसे उत्तर में है आपका लेक मंजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर जो है आपका लिटिल बीटर लेक। डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक तटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार। ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है कि विली विलीज, तो विली विलीज हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ए का। दूसरा हो जाएगा फिर जो है बी दिया गया आपका टैफू, टैफू हो जाएगा जापान में। बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद सी है बगु ईओ, तो बगु ईओ हो जाएगा आपका फिलीपींस में। उसके बाद हरिकेन्स हो जाएगा आपका यूएसए। डी का चौथा, सी का हो जाएगा पहला, डी का हो जाएगा चौथा। तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 आप देख सकते हैं विकल्प जो है डी यहाँ सही होगा। 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो यह आपका सोची शहर है। सी विकल्प जो है यहाँ सही है। साइबेरिया पारी, जिसको ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है रेल मार्ग, यह 9,289 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है यह। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि साइबेरिया पारी या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित कौन सा नगर नहीं है, तो सोची जो है यहाँ नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ आपका पवन दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में कि मिस्ट्रल दिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया। बाकी जो है आपका सांता आना कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। हबूब हो जाएगा सूडान, यामो हो जाएगा आपका जापान। मिस्ट्रल जो है एक ठंडी ध्रुवीय स्थानीय हवा है, जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी विशेषकर या स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करता है। किसको, स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। सांता आना कहाँ का है, तो यह कैलिफोर्निया का है। हबूब जो है सूडान में कहा जाता है, यामो जो है जापान में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ आपका तूफान या हरिकेन दिया गया, जो कि अगस्त से सितंबर 2019 के बीच आए थे। दूसरी तरफ है सर्वाधिक प्रभावित देश। तो सबसे पहला आपका दिया गया है डोरियन। डोरियन से सर्वाधिक प्रभावित जो देश था वह था बहामास, तो एक हो जाएगा पहला। बी दिया गया आपका हेजिबीस, हेजिबीस से सर्वाधिक प्रभावित देश था जापान, बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी है लेकिमा, लेकिमा से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला देश था वह चीन था, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और मिटाग जो है जेजू या दक्षिण कोरिया, तो डी का तीसरा हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ आपका वनस्पति का प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका माकची एक वनस्पति का प्रकार है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बी है फिम्बस, फिम्बस का संबंध हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, बी का हो जाएगा तीसरा।
उसके बाद चैपरेल, चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया, सी का पहला, और डी मैटोरेल, ये हो जाएगा चिली। तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4। तो आप देख सकते हैं विकल्प ए ही जो है सही है, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ देश का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो एक प्रश्न जो है यहाँ से अब यूपीपीएससी के सभी एग्जाम में जो है पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, देश और राजधानी जरूर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका दिया गया है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है आपका ताशकंद। तो ए का हो जाएगा पहला। बी है आपका ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, बी का हो जाएगा दूसरा। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगा आपका बिश्केक, सी का तीसरा। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, तो डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि आपका 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है आपको मिलान करना है। एक तरफ प्राकृतिक वनस्पति दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका अधिजीवी वनस्पति, तो इस अधिजीवी वनस्पति का क्षेत्र है भूमध्य रेखीय, ए का हो जाएगा दूसरा। बबूल का क्षेत्र हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान जो है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद बेओबाब, बेओबाब हो जाएगा आपका ये सवाना हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद देवदार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं देवदार, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका जनजाति दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं किर्गिज या खिर्गिज, कहीं कहीं खिर्गिज लिखा रहेगा या किर्गिज दिया गया है आपका सूडान, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अंगामी ये आपका नागालैंड में पाए जाने वाली जनजाति है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। उसके बाद जो है आपका किर्गिज जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में। तो यहाँ जो है आपका ये विकल्प जो है गलत है, यानी कि डी ऑप्शन जो है गलत है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से, वह है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों का शिकार के द्वारा जो है मारा जाता है, इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किससे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेन से। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे 1918, 1931 और 1936 में संशोधित एवं परिमार्जित किया गया था। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है और इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व की 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है। तो यहाँ जो है आपका प्रश्न पूछा गया कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है, तो कोपेन से। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। तो यह आपका अर्जेंटीना में स्थित है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। ब्राजील में कैंपोज पाया जाता है, कैंपोज के नाम से जो है घास का मैदान पाया जाता है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका मरुस्थल दिया गया, दूसरी तरफ देश। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन देख सकते हैं, गिब्सन दिया गया है आपका ब्राजील, ये गलत है। गिब्सन रेगिस्तान या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, तो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है गिब्सन मरुस्थल। बाकी जो है सोनोरन मरुस्थल या संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तकला मकान चीन में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है आपका ब्राजील में नहीं, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काफ़ी उत्पादक देशों को उनके काफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका कोलंबिया दिया गया है, वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर था आपका बी ऑप्शन जो है CABD, यानी कि पहले स्थान पर था आपका ब्राजील, उसके बाद दूसरे स्थान पर था आपका वियतनाम, फिर जो है तीसरे पर कोलंबिया और चौथे पर था आपका इंडोनेशिया। वर्तमान डाटा के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर जो है आपका ब्राजील है काफ़ी उत्पादन में, उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका वियतनाम, दूसरे स्थान पर वियतनाम हो जाएगा, तीसरे पर जो है इंडोनेशिया हो गया है। इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर हो गया आपका। तो वर्तमान डेटा के अनुसार पूछा जाए तो पहले पे ब्राजील हो जाएगा, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। तो ये क्रम जो है आप लोग लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। और स्वेज नहर के बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। लेकिन जो है स्वेज नहर के बन जाने से यह दूरी कितनी कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई है। और इस स्वेज नहर में जो है ये समुद्री यातायात कब शुरू हुआ था, तो डेट जो है आपको याद रखना है 1879 में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी जो है, नील नदी किस तरह की डेल्टा बनाती है, तो यह चापाकार डेल्टा बनाती है। चापाकार, ये जो है प्रश्न पूछा गया है, पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, तो वह मिसिसिपी नदी बनाती है। और नील नदी का पूछा जाएगा तो यह चापाकार डेल्टा बनाती है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली। चिली जो है आयोडीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है आपका। चिली के बाद जो है दूसरा स्थान किसका है, तो जापान का, याद रखिएगा। पहला स्थान चिली का है आयोडीन के उत्पादन में और दूसरा स्थान जो है जापान का है। अगला प्रश्न आपका, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है आपका पहला सरीसृप, दूसरा है आपका पहला कीट, तीसरा है कवच वाले जीव, चौथा है आपका पहला स्तनधारी। तो उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा सी विकल्प सही है आपका। 3, 2, 1, 4 क्रम से आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला हो जाएगा कवच वाले जीव, फिर जो है पहला कीट हो जाएगा, फिर पहला सरीसृप और लास्ट में आपका हो जाएगा पहला स्तनधारी। तो ये जो है आपका यहाँ सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोती। मोती जो है आपका कीटों से प्राप्त नहीं होता है, बाकी रेशम, उसको शहद और लाख ये सभी जो है कीटों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। हाल ही में जो है साइंस जनरल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व जो है शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का भी दावा किया था। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल के नमी पर। वायुमंडल में नमी जो वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जैसे कि आपका बूंदाबांदी, वर्षा या बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा अगुलहास। अगुलहास यह दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली यह गर्म जलधारा है। किस तरह की जलधारा है अगुलहास? तो यह गर्म जलधारा है। बाकी कानारीज, हम्बोल्ट और ओयासियो ये सभी शीत धारा हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा इजराइल देश से लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। कोलोराडो का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है। यदि आप इससे जो है पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से पूछा है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो कोलोराडो का पठार है। इसका जो है क्षेत्रफल है आपका 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है कोलोराडो पठार का। अगला क्वेश्चन है आपका लाल सागर एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अच्छी द्रोणी का। लाल सागर एक अच्छी द्रोणी का उदाहरण है जो कि अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है आप देखे होंगे आरओ में, बीईओ एग्जाम में पूछा गया था। ये नदियों के किनारे बसे शहर। तो चलिए जो है मिलान करते हैं। खार्तूम दिया गया आपका। खार्तूम कहाँ है? तो यह सूडान में है। खार्तूम आपका सूडान में है। यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ये का हो जाएगा दूसरा। बी दिया गया आपका ब्राज़ाविले। यह आपका कांगो में है। यह कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। कांगो नदी को ही जायरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कांगो को ही जो है जायरी नदी भी कहा जाता है। बी का हो जाएगा पहला। वो सी है आपका रॉटरडम। रॉटरडम यह नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड जो हो जाएगा आपका राइन नदी के किनारे। सी का हो जाएगा चौथा पेरिस फ्रांस। ये हो जाएगा सीन नदी होगा या सेन जो भी बोला जाता है। तो यहाँ डी का जो है आपका तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं विकल्प ये जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राजील में विशालतम कहवा बागानों को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। डी विकल्प से हो जाएगा फजेंडा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका देश और जो है राजधानी दिया गया है। आप देख सकते हैं गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है बिसाऊ है, ये सही है आपका। ताइवान की राजधानी ताइपेई है, ये भी सही है। निकारागुआ की राजधानी कौन सा है? तो मानागुआ है। और मालदीव की राजधानी यहाँ आपका मलाबो दिया गया है। मलाबो जो है इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। किसका? तो यह इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मलाबो, ना कि मालदीव की। मालदीव की राजधानी आपको पता होगा माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। तो आपका सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका ग्रेट बियर, दूसरा बैकाल, तीसरा है विक्टोरिया, चौथा है सुपीरियर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपको क्रम में बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए जो है देखते हैं ग्रेट बियर का क्षेत्रफल कितना है। तो 31,153 वर्ग किलोमीटर में है ग्रेट बियर का क्षेत्रफल। दूसरा है आपका बैकाल, बैकाल का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 31,500 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया का क्षेत्रफल जो है आपका 69,484 वर्ग किलोमीटर है। और सुपीरियर झील का क्षेत्रफल जो है 82,100 कितना 82,100 वर्ग किलोमीटर सुपीरियर झील का क्षेत्रफल है। तो आपको क्रम से लगाना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सबसे पहला हो जाएगा सुपीरियर यानी कि 4, फिर जो आपका हो जाएगा विक्टोरिया 3, फिर जो आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा बैकाल, फिर लास्ट में आपका पहला होगा ग्रेट बियर। 4 3 2 1 4 3 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका बंदरगाह दिया गया है, दूसरी तरफ देश। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ। तो बी विकल्प आप देख सकते हैं, इगारका बंदरगाह दिया गया है चीन में। इगारका बंदरगाह कहाँ है? तो रूस में है। इगारका बंदरगाह कहाँ है? तो रूस में है। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित है। बाकी रॉटरडम बंदरगाह है आपका नीदरलैंड में है, मांटेविडियो बंदरगाह उरुग्वे में है, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपका बोरा जो है ये पवन का प्रकार है, ये पोलैंड दिया गया है, ये आपका गलत है। बोरा एक शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो कि एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। ये इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो आपका इटली यहाँ होना चाहिए। बाकी जो है फोहन ये आल्पस पर्वत पर चलता है, मिस्ट्रल पवन जो है राइन घाटी में, और खमसीन जो है मिस्र में। बाकी सभी सही है। बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी जो है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, घास के मैदान और महाद्वीप मिलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, लानोज किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, विशेषकर जो है वेनेजुएला देश हो जाएगा आपका, वेनेजुएला। उसके बाद जो है ए का हो जाएगा यहाँ चौथा स्टेपी। स्टेपी आपका यूरोप में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो यूरोप में। बी का हो जाएगा तीसरा प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका। सी का पहला, उसका वेल्ड जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है यानी कि पहले स्थान पर जो है वह केन्या है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर श्रीलंका है और चौथे स्थान पर जो है भारत है। तो ये जो है क्रम है आपका। यदि क्रम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए आपसे, तो क्रम आपका पहला केन्या, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा श्रीलंका और चौथे स्थान पर जो है भारत है आपका चाय के निर्यातक में। निर्यातक पूछा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपका जनजाति है, दूसरी तरफ क्षेत्र, आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, किर्गिज जनजाति, इसके पहले वीडियो बताएं मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ए का हो जाएगा तीसरा बुशमैन, यह हो जाएगा आपका कालाहारी। बी का हो जाएगा चौथा एनु जनजाति, जापान में पाए जाते हैं। सी का पहला, और बद्दू जनजाति है, अरब में पाए जाते हैं। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 3 4 1 2 आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ भी एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, किनकी जो है औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये आपका जापान में है। किनकी जापान हो जाएगा। ए का दूसरा कैंटन, ये आपका चीन में है, कैंटन चीन हो जाएगा। बी का हो जाएगा पहला लॉरेन, ये आपका फ्रांस में है। सी का चौथा हो जाएगा और बेलो हॉरिजॉन्टले, ये ब्राजील में है। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3 2 1 4 3 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है सही है, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ आपका केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ खनिज दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। मकुम केंद्र जो है किस चीज़ का खनिज उत्पादन होता है यहाँ से? तो ये हो जाएगा कोयला। मकुम से कोयला का उत्पादन किया जाता है। ए का हो जाएगा दूसरा। और डल्ली राजहरा से आपका लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। बी का हो जाएगा पहला। कोरापुट से आपका बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। सी का हो जाएगा चौथा और चित्रदुर्ग से मैग्नीज पाया जाता है। डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3
2 1 4 3 आप देख सकते हैं विकल्प जो है बी सही है, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री अंश पर। तो जो है आपका पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जिसको ध्रुवीय ध्रुव कहा जाता है, यह सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री, यदि आपका इस तरह लिखा रहे ये भी सही है, या फिर 23 डिग्री 5 अंश, ये भी जो है सही है, झुका होता है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग कितने घंटे का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर झुका होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, हेलोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ता हो उसे क्या कहा जाता है, तो हेलोक्लाइन कहा जाता है, तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों यानी कि अस्थायी हिम में मृदु जल सर्वाधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1650 से लेके 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इडेपिक। इडेपिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात दिया गया है, टुगेला प्रपात जलप्रपात, तो ये जो है आपका गलत है। वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है, तो ये जो है आपका पूछा गया सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील, सही है। और विश्व की सबसे ऊंची झील, ऊंची नौकागम्य झील जो है टिटिकाका झील है, सही है आपका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका झील, तो ये सब जो है आपका सही है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आप देख सकते हैं सूती वस्त्र डेट्रॉयट दिया गया है। तो यहाँ जो है आपका कनाडा स्थित ओंटारियो जो है ये आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है आपका। और संयुक्त अमेरिका में जो है टेक्सास जो है ये आपका रासायनिक उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद जो है आपका नागोया जापान में है, मोटर कार के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो आपका दिया गया है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट जो है मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है डेट्रॉयट, तो अमेरिका में है ये। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। भूटान के लगभग जो है 12,922 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है, जो कि कुल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है भूटान का 38,394 वर्ग किलोमीटर का लगभग जो है 33.66% हिस्सा है। 33.66% किसका हिस्सा है, तो राष्ट्रीय पार्क का, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है।
कितना, तो 1642 मीटर है बैकाल झील की गहराई। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया सोयाडीन त्रिकोण, तो यह हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, तो ये का हो जाएगा। दूसरा बी है आपका बरमुडा त्रिकोण, तो यह हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है यह बरमुडा त्रिकोण, तो बी का हो जाएगा चौथा। उसका सी दिया गया आपका सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो यह है आपका म्यांमार। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। और रेड बेसिन ये आपका चीन है, तो डी का हो जाएगा तीसरा, डी का तीसरा। 2 4 1 3 आपका सही होगा। 2 4 1 3 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका बांध दिया गया, दूसरी तरफ नदियां, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, हूवर बांध जो है टेनेसी नदी पर दिया गया है, ये आपका गलत है। हूवर बांध जो है कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता है इसे, ये अमेरिका राज्य एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी पर है। किस नदी पर है, तो यह कोलोराडो नदी पर है, ना कि टेनेसी नदी पर। तो बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। ग्रैंड कुली बांध या कोलंबिया नदी पर है। उसके बाद नूरेक बांध या बक्स नदी पर है। काहोरा या काबोरा वासा या जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। हूवर बांध किस नदी पर है, तो यह कोलोराडो नदी पर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक 2013 में रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ चिली। 2013 में विश्व में तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश रहा है चिली, और वर्तमान में भी जो है चिली पहले स्थान पर है तांबा के उत्पादन में। दूसरे स्थान पर है आपका पेरू, दूसरे स्थान पर जो है पेरू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनकी पृथ्वी की धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। पहला आपका तापीय मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा संताप मंडल, चौथा है मध्य मंडल। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो क्रम से यदि देखा जाए तो आपका सही हो जाएगा, यानी कि सबसे निचला जो होता है मंडल वह क्षोभ मंडल होता है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, यानी दूसरा पहले हो जाएगा। फिर जो है आपका हो जाएगा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, 2 3। उसके बाद जो है आपका मध्य मंडल हो जाएगा 4। उसके बाद जो है मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहा जाता है, और तापीय मंडल उसके बाद क्या हो जाएगा तापीय मंडल, यानी कि लास्ट में आ जाएगा। तो 2 3 4 1, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। तो ये आपका क्यों इंग्लैंड में स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉयल बॉटेनिक गार्डन की स्थापना जो है आपका 1759 में हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है, नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड में स्थित है रॉयल बॉटेनिक गार्डन। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ देश। तो चलिए मिलाते हैं इसे। सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में, ए का दूसरा हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी ये इटली में है, माउंट एटना इटली हो जाएगा, बी का पहला। उसके बाद कोलिमा ज्वालामुखी ये आपका मैक्सिको में है, सी का हो जाएगा चौथा। और मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, विकल्प सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा का। कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद जो है इंडोनेशिया का स्थान आता है, पहले नंबर पर है कनाडा, दूसरे नंबर पर जो है इंडोनेशिया, उसके बाद जो है तीसरे पर है आपका ग्रीनलैंड, तीसरे पर जो है आपका ग्रीनलैंड आ जाएगा। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा यानी समुद्र तट रेखा किस देश की है, कनाडा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 फ्लावर झील दिया गया है मंगोलिया, ये आपका गलत है। 5 फ्लावर झील जो है यह सिचुआन प्रांत में है, चीन में, चीन के सिचुआन प्रांत में है यह। तो बाकी जो है सभी आपका सही है। बॉइलिंग झील डोमिनिका में है, उसके बाद रेड लैगून बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, बी विकल्प जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यह आपका माउंट कोटापैक्सी, माउंट कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसका ऊंचाई जो है कितना है, तो माउंट कोटापैक्सी की ऊंचाई है आपका 5911 मीटर, 5911 मीटर माउंट कोटापैक्सी की ऊंचाई है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो है दूसरे नंबर पर, इसका ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर। तो यहाँ आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील को। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका
ये ऑप्शन दिया गया है कि एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है। ये आपका जो है गलत है। इटली के वेनिस शहर को जो है एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। किसको? तो इटली में एक शहर है वेनिस, तो इटली के वेनिस शहर को जो है आपका एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। ये ऑप्शन सुने थे। बाकी लॉरेन कोयला क्षेत्र या फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, टूला जो है या रूस में है। ये ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिया को। प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, और किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार वह आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डेम खान, नाम क्या है? ओलंपिक डेम खान। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलायड से। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। सी विकल्प सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, वायुदाब सबसे कम होता है कहां पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां से हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय समुद्रिक मार्ग एक व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है। यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है चक्रवात का नाम दिया गया, दूसरी तरफ कौन से देश में वह आता है। तो विली विली आपको पता है, इसके पहले भी जो बताया गया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ए का दूसरा, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी का पहला, टाइफून यह चीन में आता है, टाइफून। और सी का हो जाएगा चौथा, और वागियो यह फिलीपींस हो जाएगा। डी का तीसरा हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो वह है आपका कनाडा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा में। जापान जो है खनिज यानी तांबा खनिज में जो है आपका आत्मनिर्भर है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वह स्टेपीज कहलाता है। डाउन्स जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वेल्स जो है यह अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका। प्रेरीज आपको याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन आपका, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ आपका कोयला क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है देश का नाम। तो चलिए जो है मिलान करते हैं। डोनेटस ये आपका यूक्रेन में है, डोनेटस यूक्रेन हो जाएगा। ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद बी है आपका कुजनेटस्क, तो यह आपका रूस में है। कुजनेटस्क जो है रूस हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा। और लंकाशायर ये आपका यूके यानी कि ब्रिटेन में है, लंकाशायर ब्रिटेन। सी का हो जाएगा दूसरा। और सार जो है ये आपका जर्मनी में है, सार कोयला क्षेत्र है ये जर्मनी में है। डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ, जापान का। जापान का जो है लगभग वनावरण देखा जाए तो 68.6% वनावरण है, यानी कि वृक्षों से आच्छादित है ये। और भारत का वनावरण जो है आपका है 24.56 वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों। वर्तमान डेटा के अनुसार जो है 2019 में जो आया है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 24.56 है वनावरण प्लस वृक्षावरण। यदि केवल वनावरण देखा जाए भारत का तो 21.67 है वह। तो टोटल जो है 24.5 है। चीन का जो है 22.5 है, चीन का 22.5% है। और इंडोनेशिया का जो है आपका 51.7% है। तो इन ऑप्शन में जो है सर्वाधिक पूछा गया है तो जापान का इसमें सर्वाधिक है, आप देख सकते हैं 68.6% जो है वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ब्राजील। कहवा के उत्पादन में सबसे यानी कि पहला स्थान जो है जिस देश का है वह ब्राजील का है। दूसरा स्थान जो है आपका इंडोनेशिया का है, दूसरा स्थान वियतनाम का है।
दूसरा स्थान किसका है? वियतनाम का है। तीसरा स्थान जो है इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का तीसरा स्थान है। उसके बाद जो है चौथा स्थान जो है कोलंबिया का है, चौथा स्थान किसका है? कोलंबिया का है। उसके बाद तो यहाँ जो है एक क्रम से याद रखिएगा, पूछा गया है एक बार ये कि कहवा उत्पादन में जो है क्रम से लगाने के लिए दिया गया था। ब्राजील पहले स्थान पर है, वियतनाम दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर जो है आपका कोलंबिया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है फ्रांस, दूसरा जापान, तीसरा है रूस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो यहाँ आपको नाभिकीय संयंत्रों की संख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो आपका सी विकल्प से हो जाएगा 4, 1, 2, 3। सबसे ज़्यादा जो है नाभिकीय संयंत्र रूस में है, कितने? 33। जापान में कितने नाभिकीय संयंत्र हैं? तो 50 हैं। फ्रांस में जो है आपका 58 है। उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 104 है। तो क्रम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपका अमेरिका सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर जो है आपका फ्रांस हो जाएगा, फिर जो है आपका जापान हो जाएगा, फिर लास्ट में जो है रूस है। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ आपका नदी दिया गया है, दूसरी तरफ बांध, यानी कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है ये आपको जो है मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, कोलोराडो नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है? तो हूबर बांध है। आया भी था इसके पहले प्रश्न। तो कोलोराडो नदी पर हूबर बांध है, एक का चौथा हो जाएगा। दामोदर नदी पर जो है आपका पंचेत हिल बांध बनाया गया है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध। बी का हो जाएगा तीसरा। नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है, नील नदी पर कौन सा बांध है? असवान है। सी का हो जाएगा पहला। जाम्बेजी नदी पर जो है कैरीबा बांध बनाया गया है, डी का हो जाएगा दूसरा। 4, 3, 1, 2। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 1, 2 विकल्प डी जो है सही होगा यहाँ, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, अब एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से होगा, नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक तल में स्थित दिखता है, तारामंडल अथवा वह नक्षत्र कहलाता है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नक्षत्र अथवा तारामंडल। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो यह गैम्बिया की प्रमुख फसल है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम देखा जाए तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो सी विकल्प जो है सही है। भारत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत का वर्ग यानी भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ आपका आरोही क्रम में पूछा गया था, अर्जेंटीना है, उसके बाद जो है भारत हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ब्राजील का जो है क्षेत्रफल में 5वां स्थान है, पता है आपको। भारत का जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है, आपको पता होगा रूस। उसके बाद जो है दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, उसके बाद चौथे अमेरिका है, 5वें पर ब्राजील, 6वें पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पर आपका भारत है। सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाना। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान का विस्तार जो है शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होता है। इसके प्रमुख उदाहरण जो है आपका प्रेरीज है, प्रेरीज हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधी घास का उदाहरण। उसके बाद जो है आपका पंपाज हो जाएगा, फिर जो है आपका वेल्ड जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंधी घास मैदान का उदाहरण है। उसके बाद जो है डाउन्स, ये भी शीतोष्ण कटिबंधी घास मैदान का उदाहरण है। सवाना जो है ये आपका उष्ण कटिबंधी घास के मैदान का उदाहरण है। सवाना उष्ण कटिबंधी घास के मैदान का यह उदाहरण है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो वह आपका सवाना। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला में। ये विकल्प जो है सही है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बंतु जनजाति है, ये आपका सहारा दिया गया है। बंतु जनजाति है, पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है बंतु जनजाति। फुलानी जनजाति है, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में। नूबा जनजाति सूडान में। बी विकल्प जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे जो है आपका कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को जो है ये टच करता है। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। डी विकल्प से हो जाएगा। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं
कि बीच का जो है चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है और रिफ्ट घाटियां लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का ही उदाहरण है। तो यहाँ आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है आज बस यहीं तक आप लोगों ने देखा यूपी पीसीएस 2012 से लेकर के 2019 तक की प्री एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं और मेंस का जो है मेंस में पूछे गए सही प्रश्नों को हम जो है सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। दिया हुआ है कि वो कहां पे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर का, अल आक्सा। अल आक्सा क्या है? ये जेरूसलम है फ्रेंड्स। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में स्थित एक मस्जिद है जिसका नाम है अल आक्सा। तो याद रखना है कहां पे? जेरूसलम में। उसके बाद देखिए वेलिंग वाल। ये वेलिंग वाल जेरूसलम का पवित्र स्थान है, पवित्र धार्मिक स्थान है वेलिंग वाल। तो इसे भी याद रखना, ये जेरूसलम में है, इजराइल की राजधानी में। उसके बाद टेम्पल माउंट, ये मंदिरों की चोटी। टेम्पल माउंट यानी मंदिरों की चोटी, ये धार्मिक केंद्र है, ये एक प्रकार का धार्मिक केंद्र है। ये भी जेरूसलम में स्थित है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम में स्थित है। तो ये तीन प्रमुख प्रसिद्ध स्थान दिए हुए हैं, अल आक्सा, वेलिंग वाल और टेम्पल माउंट, ये तीनों जेरूसलम में स्थित है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है और डायरेक्ट परीक्षा में यहां से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे नंबर में, बकिंगम पैलेस। तो बकिंगम पैलेस क्या है फ्रेंड्स? ये पैलेस है, एक प्रकार का महल है। बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राजघरानों का निवास स्थान है। ये जो ब्रिटिश राजघराने के लोग हैं वो रहते थे, यहाँ पे रहते हैं, यानी ब्रिटिश राजघरानों का निवास स्थान है, आधिकारिक निवास स्थान है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसी महल में रहती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसी महल में रहती है। बकिंगम पैलेस कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लंदन में है, याद रखना, लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है, तो याद रखना है। उसके बाद 10 यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये बिल्डिंग है एक प्रकार की। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये बिल्डिंग है एक यूके के जो प्रधानमंत्री होते हैं, यूके के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास और प्रधान कार्यालय है। जो इंग्लैंड में यानी लंदन में यूके के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और प्रधान कार्यालय है। तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, कहां पर है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां पर है? यूके के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है और ये प्रधान कार्यालय भी है एक प्रकार का, ये लंदन में है, याद रखना है। उसके बाद है बिलिंग गेट्स नाम की जगह, ये लंदन में है। तो बिलिंग्स गेट याद रखना, ये तीनों स्थान कहां पर है? लंदन में। बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बिलिंग गेट, ये तीनों लंदन में है। तो ये प्रसिद्ध स्थान है जो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में चलते हैं, ग्रैंड कैनियन, ये एक प्रकार की घाटी है। ये कहां पर है? अरिजोना, ये राज्य है अरिजोना, अमेरिका का एक राज्य है अरिजोना। तो यहां पे स्थित है ग्रैंड कैनियन घाटी। तो ये ग्रेट कैनियन कहां स्थित है? अगर क्वेश्चन आ सकता है। ये अरिजोना, अमेरिका का एक राज्य है, अरिजोना में स्थित है, एक घाटी है। और आपने यही नाम का एक यहाँ पे नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क अमेरिका में है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं झुकी हुई मीनारें आपने देखी होगी, मीनारें बनी हुई हैं, ऊंची मीनारें हैं, बिल्डिंग टाइप की बहुत सारी मीनारें बनी हुई हैं जो झुकी हुई है। झुकी हुई मीनारें हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। झुकी हुई मीनारें, ये पीसा में है फ्रेंड्स, इटली। पीसा कहां पर है? इटली में। तो ये आता है डायरेक्ट, झुकी हुई मीनारें कहां पर है? इटली में। लेकिन इटली की जगह का नाम आपको पूछा जा सकता है जिसका नाम है पीसा। तो याद रखना है झुकी हुई मीनारें, झुकी हुई है बिल्कुल ये मीनारें, आप गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं। और इसे है लीनिंग टावर ऑफ पीस भी कहा जाता है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है, पीसा में है करके, तो याद रखना है। उसके बाद अगला बात करते हैं फ्रेंड्स, मार्डेका पैलेस। एक और पैलेस है मार्डेका नाम का, मार्डेका पैलेस। इंडोनेशिया के 6 राष्ट्रपति महलों में से एक है ये, इंडोनेशिया में है ये, याद रखना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो यहां वहां के जो राष्ट्रपति 6 राष्ट्रपति महल है, वहां पे 6 राष्ट्रपति महल है, उन महलों में से एक है ये। तो अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपतियों का निवास है, यहाँ पे निवास करते हैं, तो याद रखना है मार्डेका पैलेस। ये कहां पर है पूछा जा सकता है, जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी। उसके बाद आगे चलते हैं, पोर्सलिन टावर, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कहां पर है, पोर्सलिन टावर, ये चीन में है फ्रेंड्स। चीन के नानकिंग प्रांत में है, नानकिंग स्थान में है, नानकिंग जगह का नाम है, तो याद रखना है। पोर्सलिन टावर, विश्व प्रसिद्ध पोर्सलिन टावर चीन के नानकिंग में है, नानकिंग में है, तो ये आ सकता है डायरेक्ट, वनडे एग्जाम में आता है। उसके बाद बात करते हैं अपन 7वें नंबर का, रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर का नाम आपने सुना होगा, रेड स्क्वायर क्या है? रेड स्क्वायर, ये रेड स्क्वायर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रेड स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? ये मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, वहां पे पैलेस है एक प्रकार का, यानी एक प्रकार का स्थान है, धार्मिक स्थान है फ्रेंड्स, याद रखना है, सिर्फ स्थान है ये। रेड स्क्वायर एक बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पे लेनिन की समाधि है, लेनिन की समाधि बनी हुई है यहाँ पे,
यहीं पे लेनिन की समाधि है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जाते हैं, रेड स्क्वायर कहां पर है? मॉस्को में। रेड स्क्वायर को भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कैसा दिखता है। उसके बाद बात करते हैं क्रेमलिन। क्रेमलिन के बारे में सुना होगा आपने, क्रेमलिन भी विश्व प्रसिद्ध स्थान है। ये भी कहां पर है? ये भी मॉस्को में ही है। ये क्रेमलिन पास में ही है, रेड स्क्वायर के पास में ही है क्रेमलिन। ये दोनों प्रसिद्ध स्थान याद रखना है, मॉस्को में। उसके बाद बात करते हैं अपन पिरामिड। पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा, मिस्र में पिरामिड है, बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल, बहुत ही प्रसिद्ध पिरामिड है। कहां पे? मिस्र में। मिस्र में है तो याद रखना है, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिस्र में है पिरामिड। तो ये पिरामिड कहां पर करके आ सकता है, लेकिन ये बहुत लोगों को पता है कि पिरामिड कहां पर है। लेकिन पिरामिड के बारे में याद रखना है आपको, तत्कालीन वहां के जो तत्कालीन फेरो गढ़ के लिए बनाया गया था। ये स्मारक है एक प्रकार का, पिरामिड जो है स्मारक है। राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था वहां पे। वहां के जो महान राजा होते थे, पहले के बड़े राजा होते थे, उनके शवों को दफनाकर रखा जाता था। और शवों को, वहां जो शवों को दफनाया जाता था उसे मम्मी कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। और राज्यों के, उसके बाद याद रखना है, वहां पे जो शवों को दफनाया जाता था उनके साथ साथ राजाओं के वहां पे जितने भी सामान होते थे उसको भी रखा जाता था, जैसे खाद्यान्न पदार्थ, पेय पदार्थ, ये सबको भी साथ में रखा जाता था। तो ये इतना याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखें पिरामिड कहां पर है? मिस्र में। पिरामिड कहां पर है? मिस्र में। तो आप जानते हैं इसके बारे में। पिरामिड के बाद भी एक और स्थान है वहां पे, स्फिंक्स है, सॉरी स्फिंक्स। ये स्फिंक्स नाम का स्थान है, पिरामिड के पास में ही है फ्रेंड्स। स्फिंक्स नाम का स्थान पिरामिड के पास में ही है। इसे ये गीजा में है, गीजा, मिस्र के गीजा में है। तो गीजा का महान स्फिंक्स भी कहते हैं इसे, गीजा का महान स्फिंक्स। क्या है? ये चूना पत्थर से बना हुआ एक मूर्ति है, चूना पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति है, जिसमें शरीर जो है शेर का है और उसका जो मानव का मुंह, जो उसका सिर है वो इंसान का है, मानव का है। तो ये भी याद रखना है। वो एक बैठा हुआ है जो शेर का शरीर है और मानव का चेहरा है, और उसमें एक पौराणिक प्राणी कहते हैं उसको, पौराणिक प्राणी भी कहा गया है। तो ये इतना याद रखना है, गीजा का महान स्फिंक्स। आप इसको भी नेट में सर्च मार के देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सेंट सोफिया। सेंट सोफिया नाम की मस्जिद है एक, ये कहां मिलेगी? ये तुर्की के इस्तानबुल शहर में मिलेगी। तुर्की के इस्तानबुल शहर में मिलेगी सेंट सोफिया नाम की मस्जिद है। पहले ये चर्च थी फ्रेंड, पहले ये चर्च था, बाद में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट सोफिया मस्जिद कहां पर है? ये तुर्की के इस्तानबुल एक पूजा स्थान है, ये याद रखना है। सेंट सोफिया एक पूजा स्थान है, तुर्की के इस्तानबुल शहर में है। तो याद रखना, ये इस्तांबुल के कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थित है सेंट सोफिया मस्जिद, याद रखना है। बेडनबर्ग गेट, ये गेट का नाम है। बेडनबर्ग गेट कहां पर आ सकता है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है ये बेडनबर्ग गेट। और ब्राउन माउस नाम का एक पैलेस है फ्रेंड्स, ब्राउन माउस नाम का पैलेस है, ये बर्लिन जर्मनी में है ये भी। तो ये दो मिलेंगे आपको प्रसिद्ध स्थान, बेडनबर्ग गेट और ब्राउन माउस। नाम ही है ब्राउन माउस, पैलेस का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। तो ये दोनों कहां पर है? बर्लिन में है, जर्मनी के। उसके बाद आगे चलते हैं 11वें नंबर में, कालोसियम भवन है एक प्रकार का, ये कालोसियम भवन, ये रोम में है, इटली की राजधानी रोम में मिलेगा आपको कालोसियम भवन। इसको भी आप गूगल करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 12वें नंबर में, काबा से बहुत लोग परिचित होंगे। काबा कहां पर है? काबा ये मक्का में है। मक्का कहां पे आता है? सऊदी अरब में आता है फ्रेंड्स। काबा का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोग इसके नाम से परिचित है। काबा जो है मक्का सऊदी अरब में, यानी मक्का में सऊदी अरब में क्यूब के आकार की इमारत है। क्यूब के आकार की एक इमारत है, आपने कई इमेज देखे होंगे, उसमें आपके क्यूब के आकार के बीच में एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब के आकार की इमारत है, जिसमें इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मक्का सऊदी अरब में क्यूब के आकार की इमारत है, जिसे हम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और मक्का एक प्रकार की मस्जिद है, यानी मक्का मस्जिद आपने सुना होगा, मक्का मस्जिद है एक प्रकार की। उस मस्जिद को, मक्का मस्जिद को अल हरम के बीचों बीच स्थित है। जो मक्का मस्जिद है अल हरम के बीचों बीच स्थित है फ्रेंड्स, ये आ सकता है। मक्का आपने सुना होगा, मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में। मक्का, तो ये काबा, पवित्र काबा के नाम से, तो याद रखना है। तो समझ में आ गया आपको, काबा इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है, काबा माना जाता है, याद रखना है, पवित्र काबा। और आपने नमाज के समय आपने सुना होगा, नमाज के समय काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज के समय काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। और भारत में जो काबा है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, भारत से काबा जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। तो काबा समझ में आ गया आपको, वहीं पे मक्का है, तो याद रखना है। मक्का मस्जिद सऊदी अरब में है, तो याद रखना है। कभी पूछा जाएगा काबा कहां पर है, तो मक्का में सऊदी अरब, याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन 13वें नंबर का, लोअर क्या है करके आ सकता है? ये लोअर नाम की जगह है, लोअर नाम की जगह है, पैलेस है एक प्रकार का, बिल्डिंग है लोअर। तो ये पेरिस में मिलेगा फ्रेंड्स आपको, लोअर नाम का
पेरिस में मिलेगा दार्शनिक स्थल है, लोअर नाम का दार्शनिक स्थल है पेरिस में मिलेगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी, और पेरिस में ही एफिल टावर भी है। एफिल टावर बहुत सी मूवियों में आपने देखा होगा, एफिल टावर है। किसने बनवाया था एफिल टावर को? गुइस्तान एफिल नाम के व्यक्ति ने बनाया था। गुइस्तान एफिल नाम के व्यक्ति ने बनाया था, निर्माण करवाया था एफिल टावर का। एफिल टावर कहां पर है? पेरिस में है, याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं, आपने पोटला का नाम सुना होगा। पोटला हाउस, पोटला पैलेस का नाम सुना होगा। ये तिब्बत में स्थित है, तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। तिब्बत की राजधानी लहासा है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो पोटला पैलेस कहां पर है? लहासा में है, तिब्बत की राजधानी लहासा में। उसके बाद श्वेत डेगेन पगोड़ा का देश कभी पूछा जा सकता है आपको। पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? ये रंगून को कहा जाता है। रंगून को नहीं कहते, म्यांमार को कहते हैं। रंगून की पहले राजधानी थी म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? रंगून थी। म्यांमार की पहले राजधानी रंगून थी, अभी दूसरी अभी नेपिटाऊ है, नेपिटाऊ। तो ये याद रखना है आपको। तो ये श्वेत डेगेन पगोड़ा रंगून को कहा जाता है, यानी रंगून में है, याद रखना। ये आ सकता है क्वेश्चन। श्वेत डेगेन पगोड़ा कहां पे? ये रंगून में है। रंगून कहां पर है? म्यांमार में है। और पगोड़ों का देश किसे कहेंगे? पगोड़ा का देश बोलते हैं म्यांमार को। तो ये भी याद रखना है। पगोड़ा एक प्रकार का आपने सुना होगा। पगोड़ा क्या है? कभी ये पूछा आपको तो? पगोड़ा जो है, वहां पे बहुत सारे बौद्ध मंदिर है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा। बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है म्यांमार, तो इसलिए उसे ही कहा जाता है, बौद्ध विहारों को कहा जाता है पगोड़ा। तो ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। ब्रॉडवे स्ट्रीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये तीनों आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क में है ब्रॉडवे स्ट्रीट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये याद रखना है, ब्रॉडवे स्ट्रीट कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। क्या है ये ब्रॉडवे स्ट्रीट? ये एक प्रकार की ब्रॉडवे स्ट्रीट बिल्डिंग हो गई। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से तो आप परिचित ही हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब ही आजादी होता है, आजादी का प्रतीक। फ्रांस ने बना के दी थी अमेरिका को ये मूर्ति, आजादी का प्रतीक है ये। तो याद रखना है। ये कहां पर? न्यूयॉर्क में है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? न्यूयॉर्क। अमेरिका सबको याद रहता है, लेकिन कौन से शहर में है ये याद नहीं रहता, इसलिए आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है एक प्रकार की, ये भी न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, व्हाइट हाउस की बात कर लेते हैं। नाम सुना होगा आपने व्हाइट हाउस का नाम सुना है? व्हाइट हाउस क्या है? ये व्हाइट हाउस का नाम आपने सुना होगा। व्हाइट हाउस जो है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। कहां पे है व्हाइट हाउस? वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन आते रहता है कभी, व्हाइट हाउस कहां पर है? क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मेरे को, व्हाइट हाउस कहां पर है? ऑप्शन में पूरे शहरों का नाम दे दिया था, वाशिंगटन डीसी दे दिया था, न्यूयॉर्क दे दिया था, शिकागो दे दिया था। तो ऐसे नाम दे देता है, इसलिए आपको जगह का नाम भी पता होना। वाशिंगटन डीसी में है व्हाइट हाउस, सिर्फ अमेरिका याद रखने से नहीं चलेगा। तो व्हाइट हाउस कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, तो याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन पेंटागन की। तो पेंटागन क्या है? ये भी वाशिंगटन डीसी में फ्रेंड्स। पेंटागन जो अमेरिका का हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस है, जो यूएस मिलिट्री यानी यूएस की जो मिलिट्री है उसका हेडक्वार्टर है। उसका नाम क्या रख दिया गया पूरे हेडक्वार्टर का? प्रतिरक्षा विभाग का कार्यालय है एक प्रकार का, अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का कार्यालय है, उसका नाम रख दिया गया पेंटागन। बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं। तो पेंटागन भी वाशिंगटन डीसी में है, याद रखना है। व्हाइट हाउस और पेंटागन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद बात करते हैं अपन ओपेरा हाउस की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ओपेरा हाउस कहां पर है करके। तो ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। सिडनी में स्थित है। सिडनी याद रखना है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में स्थित है। तो ये आ सकता है। ओपेरा हाउस कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में स्थित है फ्रेंड्स। सिडनी का सबसे खूबसूरत शहर है ये एक प्रकार का, यानी सिडनी का सबसे खूबसूरत हाउस है